Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 11 June of 2020 and it's a Thursday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu and it's a Delhi edition of the newspaper. चलिए आज की हम पहली न्यूज़ जो देखेंगे वो है चाइना रीचेस अकॉर्ड विद इंडिया ऑन LAC's पार्ट कि क्या कहते हैं, जैसे हमने कल भी देखा था कि इंडिया चाइना में क्या कहते हैं बातें चल रही हैं और क्या कहते हैं वो बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो उस पर ये न्यूज़ है। जैसे कल आप जानते हो, कल भी हमने बात की थी कि वेडनेसडे को मीटिंग होनी थी, तो कल मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ क्या कहते हैं कि इसमें लिखा है इस न्यूज़ में कि चाइना सेड ऑन वेडनेसडे इट हैड रीच एग्रीमेंट विद इंडिया ऑन द ऑन गोइंग टेंशन अलोंग द LAC, कि वो लोग एक एग्रीमेंट पे आए हैं कि जो टेंशन चल रही है LAC पे, जो कहते हैं डिस्प्यूट बढ़ रहा है जहाँ पे दोनों आर्मियाँ इकट्ठा हो चुकी हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाने की कोशिश की गई है। इसमें यह भी कहा गया कि द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर सेड बोथ साइड हैव एग्रीड टू हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली एंड इन लाइन विद द एग्रीमेंट टू ईज द सिचुएशन बट डिड नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन सम ऑफ द स्टैंड ऑफ पॉइंट्स सच एज पैंगोंग लेक वेयर चाइनीज़ ट्रूप्स आर स्टिल प्रेजेंट ऑन इंडिया साइड ऑफ द LAC। इसमें कहा गया है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस क्या कहते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने की और एग्रीमेंट जो पास हुआ था उसके हिसाब से चलने की। लेकिन इसमें एक चीज़, वो पैंगोंग लेक के बारे में बात नहीं कही गई, जहाँ पे अभी भी चाइनीज़ ट्रूप्स, चाइनीज़ आर्मी वहाँ पे रुकी हुई है इंडिया साइड में, और क्या कहते हैं वो अभी वापस वहाँ से नहीं गई है, तो उसके बारे में इस टॉक में बात नहीं किया गया है। और अभी तो और और बातें होनी है क्या कहते हैं इंडिया चाइना के बीच में, क्योंकि 10 टॉकें थी, लगभग 10 बार बातें होंगी, तो वही इसमें कहा गया है। द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर डिड नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक ऑन द साइड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट ओनली रिफर टू द वेस्टर्न सेक्शन विच वॉज द फोकस ऑफ सैटरडेज टॉक्स, ऑल्दो इट स्टैंड ऑफ इज़ ऑल्सो कंटिन्यूइंग एट लाकुला इन सिक्किम इन द ईस्टर्न सेक्शन। उन्होंने ज़्यादा नहीं बताया इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और क्या कहते हैं जो सैटरडे के बारे में बात हुई थी उसी के बारे में कहा कि उसी को डिज़ोल्व करने की कोशिश की जा रही है। इसमें वही बताया गया कि a partial disengagement had happened at some points in the Galwan area and a hot spring, but there was no change at the Pangong Lake। कि गलवन एरिया और हॉट स्प्रिंग में तो चेंज आया, चाइनीज़ ट्रूप वापस चले गए, लेकिन पेंगोंग लेक में अभी भी चाइनीज़ आर्मी खड़ी है इंडिया की साइड में, तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए आज फिर देख लेते हैं LAC के बारे में। आज है 11 जून 2020। आप क्या कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे क्वेश्चन आप डालेंगे तो आपको ये लोगो दिख जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इन नोट्स के लिए। नाकुला एक सेक्टर पास है क्या कहते हैं जो 5000 मीटर ऊंचाई पे है मीन सी लेवल से सिक्किम में। वहाँ वो क्या कहते हैं मुकुंग तंग जो क्या कहते हैं रिवर तीस्ता का सोर्स है, वहाँ से आगे जाने पे पड़ता है। सिक्किम में 2 और पास हैं जिनका नाम है नाथुला पास और जेलेपला पास। पैंगोंग टिसू लेक जहाँ पे अभी भी क्या कहते हैं आर्मी खड़ी है, चाइनीज़ आर्मी खड़ी है, उसका क्या कहते हैं जो लेक है उसकी 135 किलोमीटर लेक है, क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं लगभग 4350 मीटर ऊंचाई पे है, हिमालय पे है, और उसका 1/3 45 किलोमीटर रेंज इंडिया के अंदर आता है और 90 किलोमीटर चाइना के अंदर आता है। और ये बना था टेथिस न्यूजीलैंड के द्वारा बनाया गया था इसे। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, और इसके बारे में वही चाइनीज़ इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में बताया गया है कि दोनों की बाउंड्री 3488 किलोमीटर लंबी है, और इसको क्या कहते हैं मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। ये नाम रखा गया था सन हेनरी मैकमोहन के नाम पे। फिर 1913 के बारे में बताया गया जब तिब्बतन को चाइना ने ले लिया था, इलीगली ले लिया था, जो उसको चाइना ने इलीगल बता के अपनी तरफ कर लिया था। फिर 1957 में जब अक्साई चीन को चाइना ने वो क्या कहते हैं कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, तब फिर 1962 वॉर के बाद वहाँ पे LAC बना दी गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दी गई उस वॉर के बाद, 1962 वॉर के बाद। इस डिस्प्यूट को क्या कहते हैं रिजॉल्व करने की कई बार कोशिश की गई, जैसे 1976 में टॉक चालू हुई इंडिया और चाइना के बीच में, फिर 8 राउंड की टॉक के बाद 1987 में ये ख़त्म हो गई। फिर 1988 में उस वक्त प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, तो वो चाइना गए, फिर वहाँ पे उन्होंने द जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG की क्या कहते हैं खोलने की घोषणा की थी इस बॉर्डर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। फिर 1993 में हुआ, फिर 1996 में एग्रीमेंट हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए, फिर 2003 में हुआ कहते इंडिया चाइना की
बात करने के लिए 2 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया गया। फिर 2009 में कहते हैं दोनों तरफ से एक लोग आए, 17 राउंड की टॉक हुई, लेकिन कोई डिसीजन नहीं आ पाया। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली NSA अजीत डोभाल को क्या कहते हैं अपॉइंट किया गया है स्पेशल एनवॉय इन टॉकों को करने के लिए। देखते हैं अब अगली न्यूज़। हाँ, वी विल इम्प्लीमेंट LG's ऑर्डर ऑन दिल्ली हॉस्पिटल सेज केजरीवाल। कि लेफ्टिनेंट जनरल का जो ऑर्डर आया था कि कहते हैं उसको कहते हैं CM केजरीवाल ने कहा है कि वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे गवर्नमेंट, वो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के कहते हैं उस पर करेंगे। इसमें यह भी बताया गया कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल का ऑर्डर क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करेंगे हर उस दिल्ली सिटीजन के ऊपर और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर वो पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें वही सब बताया गया है कि उन्होंने कैसे हर बात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर ये क्या कहते हैं नहीं ख़त्म हुआ तो हमें बेड बढ़ाने पड़ेंगे, लगभग 80,000 बेड बनाने पड़ेंगे दिल्ली सिटीजन्स के लिए, क्योंकि 5.5 लाख केस होने की चांसेस हैं जुलाई एंड तक। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े रेंज में इन्फेक्शन फैलने के हैं चांसेस, तो हमें बेड बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसकी भी इसमें बात की गई है। तो देख लेते हैं LG के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं LG ऑफ दिल्ली के बारे में। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्टर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो यूनियन टेरिटरी का। वो देखता है कि काम कहते हैं एज़ पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं गाइडलाइंस के चल रहा है कि नहीं, वो जैसा देखता है और क्या कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके आगे डिसीजन लेता है। इसमें वही बात की गई कि LG ऑफ दिल्ली हैज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन that allow him to exercise his powers in matter connected to public order। और क्या कहते हैं वो एक्सरसाइज पावर्स करता है, वो बढ़ाता है अपने पावर को पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक के लिए अपना डिसीजन देने के लिए, ऐसा इसमें बात की गई है। फिर इसमें यह भी कहा गया कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम द दिल्ली असेंबली हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। ये जो दिल्ली असेंबली है वो हर सब्जेक्ट में क्या कहते हैं डिसीजन दे सकती है एक्सेप्ट लॉ, ऑर्डर एंड लैंड के। और ऐसा किसी और इंडियन टेरिटरी में नहीं है। पुदुचेरी असेंबली के पास ये ऑर्डर नहीं है कि वो ऐसा कर सके। देखते हैं अब अगली न्यूज़। ED ब्रिंग्स बैक ज्वेलरी इन PNB केस। कहते हैं कि इसमें वही बताया गया कि ED कहते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हांगकांग से कंसाइनमेंट ऑफ प्रीशियस जेम और ज्वेलरी को वापस ले लिया है। अब देखते हैं ये ED के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस ED एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जानना हमें ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED, द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट्स। ED इज़ अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ को इन्फोर्स करती है लोगों के ऊपर। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी, इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी कहा जाता है, इकोनॉमिक को बूस्ट करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। ये यूज़ होती है कि इकोनॉमिक लॉज को फॉलो करवाने के लिए लोगों में, और क्या कहते हैं जो अगर कोई क्राइम हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है, तो उसको भी उसके खिलाफ फाइट करने के लिए भी ये यूज़ की जाती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट ऑफ रिव्यू के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। इट इज़ कम्पोज ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसके अंदर ऑफिसर्स आते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस के, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस के, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स इसमें काम करते हैं, इसके ऑफिसर्स होते हैं। द ओरिजिन ऑफ दिस डायरेक्टरेट गोज़ बैक टू, ये स्टार्ट हुई थी 1 मई 1956 के, जब इन्फोर्समेंट यूनिट वॉज फॉर्म, जब उस वक्त इन्फोर्समेंट यूनिट बनी थी इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ही आती थी। एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एक्ट, ये फॉरेन एक्सचेंज रूल्स एक्ट 1947 के उसमें बनाई गई थी। और इन दिस ईयर 1957 द यूनिट वॉज रीनेम्ड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और 1957 में इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहते हैं नाम दे दिया गया। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। बिसाइड डायरेक्टली रिक्रूटिंग पर्सनल, द डायरेक्टरेट ऑल्सो ड्रॉज ऑफिसर फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके ऑफिसर और डिफरेंट एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी आते हैं, जैसे कस्टम और सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस और डिप्यूटेशन में आते हैं सब ये सब ऑफिसर्स।
इसके और फंक्शन है प्रोसेसिंग केस ऑफ फ्यूजिटिव फ्रॉम इंडिया अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अंडर अफेयर्स, ये सब है इसके फंक्शन। एनी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाय PMLA कोर्ट कैन डायरेक्टली बी फाइल इन द हाई कोर्ट फॉर दैट जुरिडिक्शन। अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है PMLA कोर्ट के द्वारा तो उसके क्या कहते हैं वो हाई कोर्ट के में डायरेक्ट जुरिडिक्शन के लिए पास किया जा सकता कि फाइल किया जा सकता है केस। तब देखते हैं अगली न्यूज़। गुजरात प्राइड गोज एट इट नाउ होस्ट 674 गिर लॉयंस। ये काफ़ी अच्छी बात है कि कहते हैं गिर फॉरेस्ट में गिर क्या कहते हैं वहाँ पे कहते हैं लॉयन बढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं 674 लॉयंस हो चुके हैं इस वक्त। 5 जून के सेंसस के हिसाब से एशियाज एक्सक्लूसिव पॉपुलेशन इंडिकेट्स नंबर्स हैव राइजन बाय 29% ओवर 5 ईयर्स। ये 5 साल के अंदर लगभग 29% इंक्रीमेंट आया है, कहते हैं लॉयंस के ऊपर, गिर लॉयंस के ऊपर इंक्रीमेंट आया है। इसमें वही बात की गई है कि द लॉयन पॉपुलेशन हैज़ ग्रो अप ऑलमोस्ट 29% फ्रॉम द लास्ट काउंट इन 2015, कि 2015 में जो था उसका 29% इंक्रीमेंट आया है गिर लॉयंस के ऊपर। टुडे एशियाटिक लॉयंस आर प्रेजेंट इन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड एग्रो पेस्टल लैंडस्केप ऑफ सौराष्ट्र कवरिंग 9 डिस्ट्रिक्ट। ये प्रेजेंट है प्रोटेक्टेड एरियाज में, ये लॉयंस प्रेजेंट है और एग्रो पेस्टल लैंडस्केप में जो सौराष्ट्र है जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का रेंज कवर करते हैं। इसमें 2 न्यूज़ काफ़ी अच्छी हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ द मेजेटिक एशियाटिक लॉयन लिविंग गिर फॉरेस्ट, जो कहते हैं एशियाटिक लॉयन है, गिर लॉयन है वो, उनमें 29% इंक्रीमेंट आया। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और एक न्यूज़ इसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं लॉयंस के बढ़ने के कारण, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहाँ पे लोग लॉयन बढ़ेंगे तो इनके एक्सटेंट होने के चांसेस कम हो गए हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज़। PMO गेट्स टाइम टू रिप्लाई इन PM केयर्स फंड प्ली। जो पिटीशन फाइल हुई थी PM केयर्स के फंड के लिए कि उस पर PMO ने रिप्लाई अपना दिया है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस PMO ऑन वेडनेसडे, कल उन्होंने बताया कि टाइम फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू सबमिट इट्स रिस्पॉन्स टू पिटीशन फाइल सीकिंग टू डिक्लेयर द PM को फंड एज पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI। कि PMO ने कल क्या कहते हैं हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट की है। उसमें कहा है कि ये PM केयर एक पब्लिक अथॉरिटी है और ये क्या कहते हैं RTI के अंदर आती है। इसी तरह क्या कहते हैं और एक प्ली क्या कहते हैं डिफरेंट प्ली और भी कई पिटीशन फाइल हुई है PM केयर्स के ऊपर, लेकिन ऐसा ही एक हुआ कि उसी दिन एक और क्या कहते हैं हाई कोर्ट में आई जिसके चीफ जस्टिस DN पटेल थे, इसको डिक्लेयर कर दिया गया और विड्रॉन कर दिया गया। उसमें क्या कहते हैं इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उसमें बात की गई थी उस पिटीशन में, तो उसको डिसमिस कर दिया गया और क्या कहते हैं विड्रॉ करवा दिया गया उस पिटीशन को। देखते हैं अगली न्यूज़। और आज का एक एडिटोरियल देखते हैं। पहले एडिटोरियल है इंट्रोस्पेक्शन ऑन द लैब्स दैट लेड टू द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस इन ऑर्डर, लुक बैक इन रिलीफ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में इंटर स्टेट वर्कर्स जो हैं, जो एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इस कोविड-19 क्राइसिस के कारण वो लोग वापस अपने अपने घर आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं लोग पैदल ही आ रहे हैं, लोग साइकिल से आ रहे हैं, कोई ट्रक से में बैठ कर आ रहा है, तो ऐसे आ रहे थे तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और लोग भूख के मारे रास्ते में ही मरने लगे थे। तो ट्रेनें चलाई गई, श्रमिक ट्रेन चलाई गई और उनको वापस लाया गया। लेकिन तब भी लोग श्रमिक ट्रेनों में भी कहते हैं लोग मर रहे हैं। उसी पर क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कब तक आप क्या कहते हैं इन्हें वापस लाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन की डेडलाइन दी है हर गवर्नमेंट को कि वो अपने वर्कर्स को वापस बुला ले जो वापस आना चाहते हैं। तो उसमें इस एडिटोरियल में वही लिखा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फिक्स्ड द 15-day डेडलाइन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग all of them back home, besides asking government across the country to drop criminal cases against them for violating the lockdown since it was imposed at short notice। कि उनको वापस बुला लेना चाहिए 15 दिन के अंदर
ना कि अगर वो वापस आए तो उनके ऊपर केस कर देना चाहिए, क्रिमिनल केस कर देना चाहिए कि उन्होंने लॉकडाउन को तोड़ा है, उन वॉयलेट किया है, जो 25 मार्च को लग गया था उसको वॉयलेट किया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको 15 दिन के अंदर अपने अपने घर वापस भेज देना चाहिए। और उनके खाने की सुविधा, सब सुविधा ट्रेन में जो है, ट्रेन से जैसे बुलाएं उसको पूरी ध्यान में रखना चाहिए। इसमें ये वह बात की गई है। गोइंग बाय ऑफिशियल क्लेम बाय द सेंटर, ऐसा सेंटर का मानना है कि उन्होंने 57.22 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को वापस भेज दिया है अपने अपने घर, ऐसा उनका मानना है। Given the scale of the unprecedented misery millions of them found themselves in over the last 2 months, the idea that both authorities and the courts are making an effort to ameliorate their living condition is an undaunted source of comfort and relief. इसमें यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लेट डिसीजन क्यों लिया माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर। कहते हैं वो लोग, लॉकडाउन बहुत पहले ही हो गया था और क्या कहते हैं, लोगों को दिक्कत हो रही थी अपने घर वापस आने में, और क्योंकि कोई काम चल नहीं रहा था तो वो लोग खाएं क्या, खाने को कहते हैं खाने की कमी हो गई थी उन लोगों को, तो ऐसा हो गया था तो वो लोग वापस आने लगे। तो इसमें वही कहा गया है कि अथॉरिटीज़ और कोर्ट्स को दोनों क्या कहते हैं अपने अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, अनडाउटेड एफर्ट कर रहे हैं कि वो लोग इन माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचा सकें और उनको कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। It made all state government file comprehensive affidavits on the action they had taken to facilitate the return of the workers. इसमें यह भी कहा गया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को एक एफिडेविट बनाना होगा जिसमें उनको बताना होगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया इन अपने वर्कर्स को वापस बुलाने के लिए, और क्या कहते हैं उनके लिए अरेंजमेंट किए कि नहीं, फूड या वाटर खाने पीने के लिए अरेंजमेंट किए ट्रेन में कि नहीं किए, इस बारे में भी बताना होगा। और जो लोग वापस आ गए हैं उनका ये भी देखना होगा कि वो लोग कमा सकें, उनके जो उनके पास स्किल है उसके हिसाब से उनको वर्क प्रोवाइड करें जिससे वो पैसा कमा सकें और भूखा ना रहें, अपने होम टाउन में भी भूखे ना रहें और काम के नीड में ना घूमें इधर उधर, तो उसका भी इनको देखना होगा। इसमें यह भी कहा गया द कोर्ट्स बिलेटेड इंटरवेंशन हैज़ occasioned a moment of much needed introspection for every concerned on their responses, attitude and shortcomings. इसमें वही बात की गई है। अब देखते हैं अगला एडिटोरियल, अगली रन। स्पोर्ट इज़ ब्यूटीफुल ओनली व्हेन इट इज़ क्लीन एंड एथलीट्स कम्पीट एट सेम फेयरवेज। इसकी पहली लाइन है कि स्पोर्ट्स जो है वो अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल है, अगर वो क्लीन और अच्छी तरह से सेफ़ और फेयर वे से खेला जाए तो स्पोर्ट बहुत ही अच्छा वे है कहते अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एक साल पहले गोमती मारी माथुर के बारे में आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि जैसे उनके पिता की डेथ हो गई और कोच की भी हो गई, और वो क्या कहते हैं 800 मीटर गोल्ड की विनर थी एशियन चैम्पियनशिप में जो दोहा में हुई थी, उसकी वो चैम्पियनशिप थी। इस एडिटोरियल में वही बताया गया है कि उन्होंने जो तिरुचिरापल्ली से थी और उनको पॉजिटिव आई हैं, वो क्या कहते हैं 2 बार पॉजिटिव आई हैं। जो 19 नोरेंडेस्ट्रॉन टेस्ट होता है, ड्रग टेस्ट होता है, जो वो क्या कहते हैं नाटा कराती है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के द्वारा किया जाता है, तो उसमें ये 2 बार पॉजिटिव पाई गई हैं, दोहा वाले में भी और फेडरेशन कप जो पटियाला हुआ था दोनों में, तो 2 बार पॉजिटिव पाई गई हैं। तो उसमें यही बताया गया कि लेकिन गोमती ने अपना इनोसेंस प्रूव किया कि वो इनोसेंट हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो ऐसा एक्सीडेंटली हो गया होगा, ऐसा ड्रग उनके अंदर किसी ने डाल दिया होगा या किसी नॉन वेजिटेरियन फूड में आ गया होगा तो ऐसा हो गया होगा, ऐसा उनका कहना है। सेबेस्टियन को जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स के, उन्होंने कहा है कि देयर इज़ मॉनिटरिंग गोइंग ऑन ऑल द टाइम बाय मेजर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी AIU, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट। इसका ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, AIU का और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, और ये वाडा का भी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसे याद कर लीजिएगा आप। और क्या कहते हैं आप नाडा का हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में नाडा का फुल फॉर्म ज़रूर बताएं। इंटेलिजेंस टेस्टिंग एंड इंटेलिजेंस एनालिसिस आर मोर इम्पॉर्टेंट नाउ देन दे हैव एवर बीन, कि अब इस क्या कहते हैं इस टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है, पहले जितनी थी उससे ज़्यादा अब ज़रूरत हो गई है। नीडेड अ ट्रांसफ्यूशन फॉर पब्लिक हेल्थ केयर, health services cannot be left to private medicine in a developing country or indeed in any country। इसमें वही कहा गया है कि हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो किसी प्राइवेट मेडिसिन के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती,
एक डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री किसी भी कंट्री के ऊपर में नहीं छोड़ी जा सकती हैं। इसमें वही बताया गया है। इसमें कहा गया है कि एक न्यूज़ चैनल ने इंडिया में बताया कि उसने एक्सपोज किया स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा कि कैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो कोविड-19 पेशेंट से कितने ज़्यादा फीस ले रहे हैं और कितना हाई कॉस्ट मेडिकल केयर दे रहे हैं, कितना पैसा ले रहे हैं, कितनी फ़ीस ले रहे हैं और प्राइवेट मेडिसिन दे रहे हैं तो पूरी खूब महंगी महंगी दवाएं हैं, तो लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं अपना इलाज कराने में प्राइवेट हॉस्पिटल में। इसमें एक क्वेश्चन भी अराइज है कि वाई डू वी हैव सो मैनी प्राइवेट हॉस्पिटल इन अ पुअर कंट्री सच एज इंडिया। इस एडिटोरियल में एक क्वेश्चन है कि हमारे देश में इंडिया में इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि देयर आर 19 लाख हॉस्पिटल बेड्स, लगभग 95,000 ICU बेड्स एंड 48,000 वेंटिलेटर्स इन इंडिया। इतने सारे हैं, 95,000 ICU बेड, 90 लाख हॉस्पिटल बेड, इतने सारे इंडिया में हैं। मोस्ट ऑफ दिस आर कंसनट्रेटेड इन 7 स्टेट। ये लगभग 7 स्टेटों में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में है। और तमिलनाडु, दिल्ली और वेस्ट बंगाल में देयर आर फार मोर बेड्स एंड वेंटिलेटर इन द प्राइवेट सेक्टर देन इन द पब्लिक। इसमें कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा बेड हैं इन स्टेटों में, तमिलनाडु में, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में, जितना पब्लिक सेक्टर में उससे ज़्यादा है। इसमें ये बात की गई है डिजीज़ डायनेमिक्स के लिए और इकोनॉमिक और पॉलिसी के लिए। इसके रीज़न क्या है कि द रीज़न फॉर दिस अबंडेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर इज ऑब्वियसली द लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ केयर। कि इसके रीज़न क्या है कि इतने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। उसके पहला रीज़न है कि इस पब्लिक हेल्थ केयर को ज़्यादा सुविधाएं वाला माना जाता है। इंडिया इज क्वाइट राइटली फोकस अटेंशन ऑन द लार्जर पिक्चर कि जो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे वो ज़्यादा जल्दी इलाज उनको मिलेगा और अच्छे से इलाज मिलेगा, ऐसा लोगों का मानना है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है कि डोमिनेंस ऑफ प्राइवेट मेडिसिन इन इंडिया इज़ लैक ऑफ एडुकेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक हेल्थ। कि जो प्राइवेट मेडिसिन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है इंडिया में लोगों का, और इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ में उतना नहीं देती। 1.3% सिर्फ GDP का देती है पब्लिक हेल्थ केयर में, जो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसका डबल होना चाहिए पब्लिक हेल्थ केयर में, ऐसा इसमें बात की गई है। ऐसा इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है कि बाहर के देशों में ऐसा नहीं करते, प्राइवेट मेडिसिन के ऊपर नहीं इतना निर्भर रहते। USA में 15% GDP होता है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, तो ऐसा इसमें बात की गई है। नो हॉस्पिटल, बिजनेस इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल शुड प्रॉफिट फ्रॉम ए नेशनल कंसेप्ट। इसमें यह भी लास्ट में बताया गया है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल अपना प्रॉफिट नहीं देखेंगे तो उन्हें अपना लॉसेस देखने पड़ेंगे, और इस नेशनल डिज़ास्टर में लॉसेस देखेंगे तो उन्हें बेड्स कम करने पड़ेंगे, और जो बिज़नेस है उसे कम करना पड़ेगा, जो स्टाफ्स हैं उन्हें कम करना पड़ेगा, और क्या कहते हैं हॉस्पिटल भी बंद करने की हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं, ये किसी को बेनिफिट नहीं करेगा, ना ही लोगों को, ना ही हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को, तो ये किसी के लिए बेनिफिट नहीं है। तो इस एडिटोरियल में ये बताया गया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।